गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर। जैसे कि आपको पता है हम लोग स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और हम लोग कंसेप्ट करने वाले थे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल का। हम यहाँ पर आकर उस दिन रुक गए थे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल पर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस कंसेप्ट। वेरिएबल होता क्या है, कैसे हम वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं और कैसे जो है हम इनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने बात की थी अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड and changes its value over time is called a variable। कोई भी पार्टिकुलर फिनोमिना, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक जो कि कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी रखती है मेजर्ड और चेंज करने की, किसको कि वेरिएबल में जो परिवर्तन आता है टाइम टू टाइम, जो चेंजेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। thus a variable refers to that quantity which is subject to change, जिसमें कि परिवर्तन हो सके, जिसमें कि चेंजेस आ सके, वही वेरिएबल होता है। वेरी प्लस एबल, वेरिएबल जिसमें बदलाव होने की संभावनाएं हो, जिसमें बदलाव होने की कैपेसिटी हो, एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, जो कि किसी पार्टिकुलर यूनिट के द्वारा मेजर्ड किया जाए। इफ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 then the weight of the students will be called variables। तो हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, क्योंकि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके वेट्स कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो सकते हैं, उनके वेट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ए वेरिएबल में बी आइदर इन डिस्क्रीट और इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, या तो वो डिस्क्रीट सीरीज में हो सकता है या वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हो सकता है। let us discuss what is discrete variable and what is continuous variable। if we are discussing about discrete variable, it is standing for discrete variable are those variables that increases in jumps or in complete numbers, or in complete numbers, they are complete number, not they are in fraction, they are complete number। for example, the number of students in class 11 could be 1, 2, 3, 10, 11, 15 or 20 etc, but cannot be 1/4, 1/2, 1/3। बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, 1.25 बच्चा है क्लास में, 1.5 बच्चे हैं क्लास में, 1.25 बच्चे हैं क्लास में, ऐसे नहीं होंगे। होंगे तो कैसे होंगे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, कॉमर्स क्लास में 12 बच्चे जैसे कि हैं। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जो कि कंप्लीट नंबर होता है और जो है उसमें जंपिंग हो सकती है, यानी वो 1, 2, 5, 10 ऐसे बच्चे हो सकते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूसली सीरीज में नहीं मिलेंगे आपको। in other words, discrete variables are expressed in terms of complete numbers, or one may simply say that of these variables are incomplete numbers as 1, 2, 3 and not continuous as 1, 2, 1/4 और 1/3 और so on। यानी कि फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे, कॉन्टिन्यूशन में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, 1, 2, 5, 7, 10 बच्चे इस तरीके से आपको क्लास के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। बेटा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल that assume a range of values or increase not in jumps but continuously or in fraction are called continuous variables। इनकी खास पहचान होती है, they can be in fractions, they are in fractions, not can be, they are in fractions। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ बॉयज को अगर हम मेजर करें तो दैट विल बी एज 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच एंड सो ऑन। दैट 5 इज द कंप्लीट नंबर एंड 1 इज द इनकम्प्लीट नंबर। तो ये फ्रैक्शन में आपको मिलेंगे। तो बेसिकली डिफरेंसेस की अगर बात की जाए डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो मेजर डिफरेंस, प्रिंसिपल डिफरेंस क्या होगा, that will be principal difference between the discrete series and variables, discrete variables and continuous variables are that it is that while discrete variable assumes value in incomplete numbers like 2, 4, 6, and continuous variables assumes value can be in fractions like 2.4, 4.6, 6.8, or values in some range like 2 to 4, 4 to 6, 10 to 15 etc। they can be in the same manner।
सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। हम वेरिएबल को एक बार फिर से डिफाइन करें, मीनिंग समझें तो क्या होगा। वेरिएबल मींस व्हिच हैविंग द कैपेसिटी मेकिंग द चेंजेस इन इट, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, इसकी ये कैपेसिटी, जिसकी एबिलिटी हो कि वो अपने आप में बदलाव कर पाए, उसके अंदर बदलाव किए जा सकें, उसे वेरिएबल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। लेट अस थिंक ओवर द एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली? अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट, तो वेरिएबल तो एक न्यूमेरिकल टर्म है हमारी, लेकिन एट्रीब्यूट को जनरली हम लोग क्वालिटेटिव फीचर से मेजर करते हैं बेटा, ध्यान रखना। वेरिएबल कैन इट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल वे, whereas attribute is to be expressed in the way of क्वालिटेटिव फीचर्स, जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, दैट कैन बी द एट्रीब्यूट। तो ये पैराग्राफ जो है आप एक बार देखेंगे, दिस इज इंक्लूडेड अबाउट दीज टू कंसेप्ट। वेरिएबल कैन बी रिटन एज वेरिएबल विच कैन बी इन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, whereas जो आपका ये होता है एट्रीब्यूट, दैट इज इन क्वालिटेटिव नेचर, उसमें क्वालिटेटिव चेंज आता है। जैसे कि IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट, अगर इसमें चेंज आता है तो ये क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट, अगर उसमें चेंज आता है तो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेरिएबल तो न्यूमेरिकली चेंज होता है, क्वालिटेटिव जो चेंज आता है वो क्वालिटी बेस पर होता है, उसकी कैपेसिटी बेसिस पर होते हैं। जैसे कि गुड, एक्सीलेंट, कोई बच्चा एवरेज है पढ़ाई में, धीरे धीरे पढ़ पढ़कर सेल्फ स्टडी कर कर वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आ गया, तो ये दैट विल बी द चेंज इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटेबल चेंज, उसे हम एट्रीब्यूटेबल चेंज के नाम से जानते हैं। There is a question, identify the following variables as discrete and continuous volume। आपको डिफाइन करना है इनमें से कौन से डाटा, कौन सा वेरिएबल जो है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। लाइक वॉल्यूम, हाइट, वेट, टेम्परेचर, स्नोफॉल, पॉपुलेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑन द रिंग रोड ऑफ दिल्ली, नंबर ऑफ हाउसेज डिमोलाइज्ड बाय द MCD। इनमें हमें ये आइडेंटिफाइड करना है बेटा कौन सा जो है डाटा वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है और कौन सा डाटा जो है क्वालिटेटिव एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जिसमें सबसे पहले अगर बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम, हाइट, वेट, टेम्परेचर, स्नोफॉल, बेसिकली दीज आर ऑफ द, स्नोफॉल को तो छोड़ दें, टेम्परेचर तक अगर बात करें, वेट, हाइट, वॉल्यूम, ये हमारा कौन सा डाटा होगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज का डाटा होगा, जिसको हम लोग बता सकते हैं फ्रैक्शंस में इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फ्रैक्शन में नहीं बताई जा सकती, क्रॉप प्रोडक्शन फ्रैक्शन में नहीं हम डिस्क्रिप्ट कर सकते, नंबर ऑफ स्कूटर हम फ्रैक्शन में नहीं बता सकते। तो ये तीन जो है हमारे लास्ट के, पॉपुलेशन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ स्कूटर्स, ये तो होंगे हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जबकि बाकी जो बच गए वो होंगे हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना है, कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉ डाटा। व्हाट इज रॉ डाटा? रॉ डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, रॉ डाटा भी उसी प्रकार का होता है। रॉ डाटा एक मास ऑफ डाटा होता है, इट इज जस्ट लाइक द क्रूड फॉर्म, कच्चा माल जैसे होता है ना, कच्चा माल की तरह होता है ये। सो ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरिएबल आइटम्स। ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरिएबल आइटम्स होता है, जो कि प्रॉपर्ली अरेंज्ड नहीं होता, ना इधर इन असेंडिंग ऑर्डर, ना इधर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ना ही किसी पार्टिकुलर क्वालिटी के बेस पर, तो क्वांटिटी फीचर्स के बेस पर। तो दीज आर येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इनको अभी और इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ऑर्गेनाइज करना बाकी है। ये, और अगर इन्वेस्टिगेटर इनको प्रॉपर्ली अरेंज करता है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल्स। हमारे ये वेरिएबल बन जाते हैं। तो वो वेरिएबल जो है हम प्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग तरीके से उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टू इलिस्ट्रेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन स्टैटिस्टिक्स मे बी इन टेबल 4। हम उनको टेबल 4 में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टेबल 4 में हम उनको किस तरीके से शो करें। देखिए टेबल 4 को हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। टेबल 4 में हमें जो डाटा दिया है उसको देखते हैं कि किस तरीके का डाटा हमें दिया हुआ है। ये है हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स, क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये डाटा हमें इस तरीके से प्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड मास रॉ डाटा। ये हमारा रॉ डाटा को प्रेजेंट करती है बेटा टेबल, जिसमें 30, 25, 15, 30
25, 20, 10, 45, 20, 10 इस तरीके से जो डाटा लिखा हुआ है ये हमारा रा डाटा है। इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये बताता है केवल एक बच्चे के पार्टिकुलर नंबर कितने हैं, 30 भी हैं, 25 भी हैं, 15 भी हैं। इस प्रकार से जो डाटा प्रेजेंट किया गया है टेबल में, दैट विल बी कॉल्ड एज रो डाटा। उसे हम कच्चा माल या क्रूड फॉर्म ऑफ द डाटा के नाम से जानते हैं। दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा, ये होमोजीनियस डाटा नहीं है। और डाटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स में भी बटा हुआ नहीं है। और क्लासेस विद सिमिलरिटीज और सिमिलर क्लास के अकॉर्डिंग भी डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम द डाटा। इस डाटा से हम कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं विड्रॉ कर सकते, नहीं निकाल सकते। ओनली दैट डाटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स विच आर होमोजीनियस। तो केवल वही डाटा हमारे लिए फायदेमंद होता है, यूजफुल होता है, जो कि होमोजीनियस होता है, यानी कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, बांटा हो, अरेंज किया हो। एन आइटम ऑफ द डाटा लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन और वैल्यू और मेजर और आइटम। हम अगर बात मान लीजिए बात करते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इनकम ऑफ ए फार्मर, तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, या वैल्यू बोलते हैं, या मेजर बोलते हैं, या आइटम बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड के नाम से इनको जाना जाता है। टू ड्रा एनी कंक्लूजन फ्रॉम दीज डाटा एन इन्वेस्टिगेटर हैज टू फर्स्ट ऑर्गेनाइज देम। To do so, an investigator has to classify the same data in the forms of series. उनको उस डाटा को किसी पार्टिकुलर सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। अब सीरीज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि या तो वो जो है एक इस प्रकार से सीरीज में लिखा हो कि सीक्वेंस नंबर 1 से 30 बच्चों का डाटा इस तरीके से है, या उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, या उनके साथ फ्रीक्वेंसी अटैच कर दें। फ्रीक्वेंसी कैसे अटैच कर दें, जैसे ये डाटा हमें दिखाया गया है, इसमें 30 नंबर कितने बच्चों के हैं, 25 नंबर कितने बच्चों के हैं, 15 नंबर कितने बच्चों के हैं, एंड 10 मार्क्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड। तो इस प्रकार से डाटा को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम सीरीज में कन्वर्जन बोलते हैं। अब सीरीज में कन्वर्जन करने के लिए डाटा को हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सीरीज होती है। सीरीज पर जाने से पहले हम एक साइड में ये छोटा सा बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को स्टडी करते हैं। इसमें लिखा बेटा यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, मल्टी मतलब दो से ज्यादा। जब हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम इस डाटा को या तो यूनिवेरिएट प्रेजेंट कर सकते हैं, या बाईवेरिएट प्रेजेंट कर सकते हैं, या मल्टीवेरिएट प्रेजेंट कर सकते हैं। हियर यूनि मींस 1, बाई मींस 2, मल्टी मींस मैनी। Accordingly, univariate refers to series of statistic data which one variable only, जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, like the data of income of the household of a particular region। हमने केवल इनकम के बारे में बात की है, that data will be called as univariate data। If we are discussing about the bivariate data, it will containing two variables like expenditure as well as income of the particular हाउस होल्ड ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। अगर हम इनकम और साथ साथ उनके एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर कर लें तो वो क्या कहलाएगा, बाईवेरिएट डाटा कहलाएगा। मल्टीवेरिएट की अगर हम बात करें तो रेफर्स टू सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद मैनी एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स लाइक द डाटा ऑन एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीवेरिएट डाटा। हम डाटा को जब प्रेजेंट करते हैं तो यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट इन 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें वेरिएबल देखने होते हैं कि हम किस वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए आप केवल इनकम को कंसीडर करते हैं किसी हाउस होल्ड के, जो आपके एरिया में रहने वाले हाउस होल्ड है, जो लोग हैं उनकी केवल इनकम को कंसीडर करते हैं तो वो यूनिवेरिएट है। उनके इनकम के साथ उनका एक्सपेंडिचर भी आप कंसीडर करते हैं तो वो बाईवेरिएट है। और अगर उनकी एज, लोकेशन, सेक्स, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर, इनकम के आधार पर कंपैरिजन करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीवेरिएट डाटा कहलाएगा। सो एज पर द सीरीज अगर हम बात करें तो सीरीज होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? The data are classified in the form of series. Series refer to those data which are presented in some order. This can be either in ascending or descending, or in a sequence either in ascending or descending. Arranging the data into different classes according to given order is called series.
पार्टिकुलर एक ऑर्डर में हम डाटा को जब अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, तो उसे हम सीरीज के नाम से जानते हैं। Thus, if the marks obtained by the student of class 11th are arranged according to their roll numbers in the ascending or descending order, the data so arranged would be called as statistical series. According to Horace Scarist, a series as used statistically may be defined as the things or attributes of the things arranged according to the some logical orders. Like logical order here standing for, मान लीजिए 30 बच्चों को हमने डाटा को हमने अरेंज करना है, तो हमने उनको उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो हमें पता लग जाएगा कि रोल नंबर 1 के कितने नंबर है, रोल नंबर 2 के कितने नंबर है, 3 के कितने नंबर है, 4 के कितने नंबर है। वो एक लॉजिकल ऑर्डर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो सीरीज होती क्या है बेसिकली, डाटाज आर टू बी अरेंजिंग आइदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर और इन ए सीक्वेंस, और वो जो सीक्वेंस में डाटा हम अरेंज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हमने समझने की कोशिश की, किसी क्लास के 30 बच्चों के यदि स्टैटिस्टिक के मार्क्स हैं, उनको हम एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रा डाटा। लेकिन उनको अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम उनको अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाएगा। आइए देखते हैं कि हम कैसे रा डाटा को सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रा डाटा को कैसे स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ रा मटेरियल रा डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो रा डाटा होता है उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले कन्वर्जन से पहले हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज देयर आर। तो सीरीज जो है बेसिकली बेटा 3 प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं इसके बारे में क्या है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा implies conversion of raw data into statistical series. As stated earlier, classes are formed keeping in mind the nature of variable. ध्यान रखना, नेचर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्वॉल्व इन द स्टडी एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट वेरिएबल स्टैंड्स टू अज्यूम। तो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल, जिसको कि हमें स्टडी में इन्वॉल्व करना है, एंड द रेंजेस ऑफ वैल्यूज। जो डाटा आपको गिवन है उसकी पार्टिकुलरली वैल्यूज क्या है, उसकी रेंज क्या है। जैसे कि नंबर दिए हैं तो हो सकता है उनमें 0 से 5 नंबर किन्हीं बच्चों के हो सकता है उनमें 6 से लेके 10 तक नंबर किन्हीं बच्चों के हो सकता है कि 15 से जो 25 नंबर है वो किन्हीं बच्चों के हो। तो वो एक रेंज हो गई। अगर उनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल सीरीज के नाम से जानी जाती है। एंड देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। उनमें हम 3 टाइप्स में अगर कंसोलिडेटेड बात करें तो उनको 2 पार्ट्स में इन्होंने बांटा है। पहला तो है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज को इसने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो 3 प्रकार की सीरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि होती कौन कौन सी हैं। इन शॉर्ट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो स्टैटिस्टिकल सीरीज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आप सिंपली लिखेंगे इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज को जैसे कि उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस या क्लास इंटरवल सीरीज। तो टाइप्स ऑफ सीरीज कितने प्रकार की है बेटा, 2 प्रकार की है। कौन कौन सी 2 प्रकार की है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी सीरीज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। क्लास इंटरवल सीरीज के नाम से भी इनको हम जानते हैं, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार की बातें हम डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किया होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, होती क्या है। जब डाटा को, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जब डाटा को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एज पर देयर रोल नंबर्स अरेंज कर दें तो वो हमारी एक इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर नहीं करते। Here, what do you mean by frequency? Frequency standing for the continuous repetition of any item. कोई एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है, that is to be known as frequency. So individual series are those series in which the items are listed singly. Singly मतलब
अकेला आइटम को हम लिस्ट कर दिए, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हमने लिस्ट कर दिए एज पर देयर रोल नंबर, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को डिफाइन करेगा, तो उसमें कोई हमने सीरीज जो है ना फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11th are listed singly, the series would be called as individual series. In this series there is no class of the items and also there is no frequency of the items. These series may be presented in the two ways. इसको सीरीज को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर्स, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, जैसे कि हमने टेबल नंबर 5 में देखा। वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल सीरीज इज दैट ऑल आइटम्स आर अरेंज्ड in a serial order. Thus, marks obtained by students may be arranged in order of their roll numbers. Data on monthly expenses of the hostel students may be arranged in order of their room numbers. Data given in table 4 on the marks obtained by 30 students are presented in table number 5. ये पूरा पैराग्राफ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा कि जब डाटा को आप पार्टिकुलरली अरेंज करते हैं इन सिंगल ऑर्डर विदाउट टेकिंग एनी फ्रीक्वेंसीज और रिपीटेशन ऑफ द नंबर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर। जैसे कि अगर किसी हॉस्टल में 10 कमरे हैं और 10 कमरे में जो बच्चे रहते हैं उनका मंथली एक्सपेंस मुझे देखना है, तो मैं रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 इस तरीके से डाटा को अरेंज कर सकता हूँ और इस तरीके की टेबल में अरेंज कर सकता हूँ। जो मैं टेबल बनाना चाहूंगा तो इस तरीके की हमारी टेबल बन जाएगी कि मैं यहां पर लिख दूं रूम नंबर्स कि भाई रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, मान लीजिए 4 रूम है टोटल, 4 रूम में उनके खर्चे इंडिविजुअली कितने कितने हुए, अलग अलग कितने हुए। यानी रूम नंबर 1 का टोटल खर्चा हमारे पास जो रुपीज में आया वो 10,000 है ना। वो जो रूम नंबर 3 का है वो 12,000 है, रूम नंबर 4 का है that will be 11,000। तो ये क्या बताता है, ये हमें इंडिविजुअल रूम के बारे में बताता है कि इंडिविजुअल रूम में कितना एक्सपेंसेस है। इस तरीके से यदि आप डाटा प्रेजेंट करते हैं तो ये मान लीजिए इनका खर्चा 0 बनता है। ये इस तरीके से जब डाटा हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर। जैसे कि हमने ऊपर टेबल 4 में जो टेबल एग्जांपल देखा था उसको हमने यहाँ प्रेजेंट किया है, उस प्रेजेंटेशन को आप देखें समझे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द स्टैटिस्टिक, रोल नंबर के हिसाब से हमने अरेंज कर दिए, रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 30, और जिनके जितने जितने नंबर आए हमने वो लिख दिए 30, 25, 15, 30, 25, 20 एंड एज ऑन 25, 35 और 10। इस तरीके से हमने इनको प्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द स्टैटिस्टिकल सीरीज। दूसरा, अगर इसी डाटा को आप यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो दैट विल बी द सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज डाटा। तो हम इसको यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, छोटा, छोटा और सबसे छोटा आखिरी में। यानी इसको रिवर्स कर दें, पूरी सीरीज को 45 से स्टार्ट कर दें, 45, 40, 35, 35, 30, 30 और 30, 30, 25, 25, 25, 25 इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा हमारा डाटा अरेंजिंग ऑफ डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग डाटा में जो ना अरेंज कर रखा है इसको आप यहाँ से देखेंगे। आइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज ए वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा को हम इंडिविजुअल सीरीज में प्रेजेंट करते हैं तो ये बड़ा सिंपल फॉर्म होता है, आप किसी भी डाटा को इस पार्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। बट दिस मेथड इज नॉट ऑफ द मच यूज व्हेन नंबर्स ऑफ आइटम्स इज अ वेरी लार्ज। जब हमें बहुत ज्यादा नंबर दे रखे हो, 100 नंबर दे दिए हो, तो क्या 100 नंबर को आप सीरीज में अरेंज करेंगे? बहुत समय लग जाएगा। नहीं, फिर हम क्या देखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी कि भाई 10 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो उसके लिए पार्टिकुलर लिख देंगे 10 नंबर 5 बच्चों के हैं। और 50 नंबर कितने बच्चों, 45 नंबर कितने बच्चों के हैं, 45 नंबर 7 बच्चों के हैं। तो हम एक क्या कर देंगे, डाटा को इस तरीके से अरेंज कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी साथ में अटैच्ड हो जाए। इस इंडिविजुअल सीरीज पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। लर्निंग बाय डूइंग, following data relate to pocket expenses rupees of 10 students of class 11, arrange them in
द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 50, 20, 30, तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा 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 चलता चला जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको अभी हमने फॉर एग्जांपल में समझा है। आई होप आपने मैथमेटिक्स में ये टर्म्स पढ़ी होंगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको ये अरेंज करना है, फिर नोटबुक में इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है, in a sample investigation 20 persons are found to have the following money in their pockets as office expenses, arrange the data in ascending and descending order। तो आप इस डाटा को पहले जो है ना अरेंज कर लें, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अगर असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे तो उसको रिवर्स कर दें, वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसमें, कलेक्ट डाटा ऑफ वीकली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय योर फैमिली, arrange the data in an order, also convert the data in monthly expenditure, find the total number of observations। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको बतानी है। तो अपनी फैमिली में आपको जो खर्चे हैं वो जो है आपको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो उस ऑर्डर में आप अपनी फैमिली का खर्चा देखें, सभी की फैमिली में अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है एक्सपेंडिचर की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अरेंज करेंगे। खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि आप लिख लें इलेक्ट्रिसिटी पर कितना पैसा खर्च होता है, क्लोथ्स पर कितना पैसा खर्च होता है, या जो है फूड आइटम्स पर कितना पैसा खर्च होता है, या जो है आपके वीयरिंग शूज पे या चप्पल्स पर कितना पैसा खर्च होता है। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख कर रखेंगे। तो तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। बेटा मैंने आपको बताया जब डाटा इंडिविजुअल सीरीज में लिखा है और उसे इंडिविजुअल सीरीज में लिखे गए डाटा को आप फ्रीक्वेंसी अटैच कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी सीरीज दो प्रकार की होती है, एक तो डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल्स हम कंसीडर करके चलते हैं। चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास जो है डाटा दिया है कुछ इस तरीके से 20, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 7, 9, 15, फिर हमारे पास आ गया जो है 5, 5, ठीक है, फिर मेरे पास आ गया 6, 6, 6। ये ऐसे डाटा लिखा हुआ है बेटा। इस डाटा को यदि मैं ये देखूं कि भाई एक जो है वो कितनी बार आया है, तो एक जो है 4 बार आया है, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 जो है वो 1 बार आया है, 5 जो है वो कितनी बार आया है, तो 5 हम देखेंगे कितनी बार आया है उसको मेजर करेंगे, तो 1, 2, 3, 3 बार आया है। तो जब डाटा इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इसमें फ्रीक्वेंसी अटैच कर दें कि रिपीटेशन ऑफ नंबर, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज। आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज का मीनिंग। फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज मे बी ऑफ 2 टाइप्स, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन। बिफोर वी डिस्कस these 2 types of series, let us understand the meaning of the following terms। सॉरी, इनके हम मीनिंग समझते हैं दोनों के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम occurs or repeats itself in the series, that is called frequency। In other words, the frequency or the number of times an item repeats itself in the population is called frequency of that item। For example, in table 4 10 has occurred 4 times। जो ऊपर टेबल थी हमारी, हम इस टेबल के बारे में बात करें तो इस टेबल में देखिए जो 4 है हमारे पास, सॉरी जो 10 है वो कितनी बार ओकर्ड हुआ है, 1, 2, सॉरी ये 10, ये तो 10 नहीं है, इसको छोड़ दें, ये नहीं होगा, ये 10, ये 10 और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये 10। तो 10 हमारा कितनी बार आया, 4 बार आया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 10 जो है वो 4 बार रिपीटेड हुआ है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी।
ऐसे ही अगर हम बात करें 15 की, 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो 1 2 3 4 4 15 मार्क्स, एक ये रहा 5 5, तो 5 बच्चों के 15 नंबर आए। तो डाटा को जब हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दिस मींस 4 स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 10 मार्क्स और द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 4। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या, क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स itself corresponding to a particular range of value or class intervals is called class frequency। जैसे कि मैं ये कहूं आपको कि टेबल नंबर 4 पर आप दोबारा चलें, टेबल नंबर 4 में मैं देखता हूं कि भाई सबसे जो कम नंबर है वो कितने हैं, 10 है, और सबसे ज्यादा नंबर जो है वो कितने हैं, 45 है। तो मैंने एक रेंज बना ली। क्या रेंज बना ली, 10 से 15 नंबर कितने बच्चों के हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने रेंज बना ली 16 से 20 नंबर कितने बच्चों के हैं। फिर मैंने एक रेंज बना ली 21 से 25 नंबर कितने बच्चों के हैं। तो इस तरीके से यदि मैं रेंज बना कर लिखता हूं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिकुलरली क्लास इंटरवल्स। तो ये क्लास इंटरवल के बारे में हमने देखा, क्लास इंटरवल क्या होता है। एग्जांपल के तौर पर इसने मुझे बताया, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 4 स्टूडेंट्स securing marks between 10 to 15, then 4 will be the frequency of corresponding class interval। और दूसरा क्लास इंटरवल क्या माना जाएगा, 10 to 15, thus 4 will be called as class frequency। नेक्स्ट है बेटा टैली बार्स। अब जो टैली बार्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं बेसिकली, आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स में प्रेजेंट किए होंगे। एवरी टाइम एन आइटम ओकर्स ए टैली बार इज प्लेस्ड और मार्क्स अगेंस्ट दैट आइटम। तो जैसे कि हमने टेबल नंबर 4 एक बार फिर से चेक करें, टेबल नंबर 4 में देखिए 10 को हमने चेक करना है कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 10 मैंने इस सीक्वेंस में देखा एक बार भी नहीं, इसमें देखा 2 बार है। तो 1 और 2 टैली बार मैंने लगा लिया। इसमें फिर एक बार और आया 3, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 4। तो ये 4 बार जो है, अब ये 4 टैली बार मैंने लगा दिया, तो ये शो करेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। सपोज अब 15 मैंने सर्च आउट किया, 15 के साथ में टैली बार लगाना चाहता हूं तो कैसे लगेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और एक 5 बार आया 15, तो 5वीं बार में मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। तो इट विल बी शोज दैट कि क्रॉस करने पर ये 5वें एलिमेंट को शो करेगा। तो 5 बार हमारा ये डाटा जो है रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, टैली बार बोलते हैं। देखिए टैली बार कैसे लगाएंगे, इसने एक्सप्लेन किया इसको। Corresponding to a particular class interval, each tally bar signifies one occurrence of the item. 2 tally bars would means that the concerned item has occurred twice in a series, and like this one, 4 tally bars shows the 4 elements. If 5th tally will cross out all the previous 4 tallies। और 5वें के लिए हम जो 4 टैली बार हमने लगाए हैं उनको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। This method of marking and counting is known as 4 and cross method। इस मेथड का क्या नाम है, 4 and cross method, टैली बार के नाम से हम इनको जानते हैं। इस एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, सेम उसी तरीके से हम इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे, इसे आप रीड करेंगे। जैसे कि इसने ये टेबल 8 में आपको बताया है, 10 जो है 4 बार रिपीट हुआ है तो हमने 4 टैली बार लगा दिए। 15 5 बार रिपीट हुआ था तो 5 टैली बार लगा के हमने क्रॉस कर दिया। ये 8 बार रिपीट हुआ है तो 4 टैली बार लगाकर हमने इसको जो है क्रॉस कर दिया, और आगे फिर 3 टैली बार और लगा दिए, टोटल हो गए 8। ऐसे ही 5 1 के लिए 1, इस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आज हमारी क्लास रहेगी, और यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको आप अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की। भी कोई डाउट हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, किस तरीके से डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।